जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन को लगातार कर रहे होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो लघु परीक्षा हिंदी, यानी एक छोटा सा हमने परीक्षा लिया था जिस कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, गुप्ता कोचिंग सेंटर सलेमपुर ब्रांच है। तो उसका हमको संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण हल करना था। तो हमने सोचा यूट्यूब पर ले लें क्योंकि इससे आपको भी फायदा हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में आए हुए भी हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन है। आपको बताना है कि पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? आपको ऑप्शन दे दिया वे, के, ले और मैं। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया है, हमने बता दिया है पहले ही कि जो आपका पार्श्विक व्यंजन है वो ले होता है। क्या होता है? ले। क्योंकि इसमें जब आप इसको बोलते हो इस व्यंजन को, तो आपकी जो हवा है वो जीभ के साइडों में से पास होती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मैं की बात करें तो मैं क्या होता है आपका? नासिक के व्यंजन भी होता है। क्या होता है? नासिक के व्यंजन। और ये आपका ओष्ठ व्यंजन भी है। क्या है? ओष्ठ व्यंजन। बहुत ध्यान से समझना है आपको ये वाली चीज कि आपका नासिक के व्यंजन भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए कि नासिक के व्यंजन भी और ओष्ठ व्यंजन भी, तब कौन सा आप लगाएंगे? ध्यान रखना, फिर आपको नासिक के व्यंजन लगाना पड़ेगा क्योंकि प्राथमिकता किसको दोगे आप? नासिक के को दोगे। ठीक है। के की बात करें तो के कंठ होता है। आपको बता दें के वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंठ। यानी के वर्ग के जितने आपके व्यंजन है वो क्या होते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और वह जो होता है ये दंतोष्ठ होता है। वह क्या चीज है आपका? बताएंगे वह। तो ये दंतोष्ठ, ये क्या है आपका? दंतोष्ठ है। यानी जब आप इसका उच्चारण करोगे, एक तो वह होता है जो ओष्ठ से बोला जाता है, एक होता है वह। तो ऊपर वाले जो आपके दांत हैं वो नीचे वाले घुटनों पर जाकर सट जाते हैं, मतलब लगते हैं। जब जैसे आप इसका उच्चारण करोगे तो दांत और ओष्ठ का आप उपयोग करते हो, यानी ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होठ का। तो ये आपने समझ लिया। इसमें आंसर क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन में ले होगा। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठ व्यंजन है। तो अभी बताया था जो ओष्ठ व्यंजन है कौन सा होगा? ध्यान रखना, इस पर व्यंजन पूछा नहीं आपसे, स्वर पूछा नहीं, वर्ण पूछा। ग होता है, र होता है, उ होता है या फिर मैं होता है। तो आप जानते हो कि मैं मच्छी होता है व्यंजन, क्योंकि इसने व्यंजन की बात करी है। अगर ये आपसे स्वर की बात कर देता तो वो क्या चीज है? स्वर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये होगा या फिर ये तो हो ही नहीं सकता। अब गे क्या चीज होता है? ये कै वर्ग में आता है तो ये भी कंठ है। अभी बताया था आपको जो भी कै वर्ग में आया है वो कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। रे होता है, क्या होता है आपका रे? तो रे आपको बताया था लुंठित होता है। रे क्या होता है? लुंठित होता है। वत्सर रे होता है। क्या होता है? वत्सर व्यंजन। वो क्या है? वो आपका ओष्ठ बड़ है। वो क्या होगा आपका? ओष्ठ बड़ है। ये क्या है? ओष्ठ स्वर कह सकते हो आप इसको, या फिर बड़ कह सकते हो, क्योंकि बड़ में आपके स्वर भी आता है और व्यंजन भी, लेकिन ये आपका स्वर है। इसने क्वेश्चन में व्यंजन की बात की थी, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? मैं लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आगत उपसर्ग कितने हैं? नहीं, आगत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताना है। दूसरी बात ये बताइए कि ये चार ऑप्शन आपको दे दिए, तो इनमें से आपको उपसर्ग ढूंढने हैं। तो उपसर्ग पहले समझते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग, उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब समीप, और सर का मतलब क्या होता है? रचना करना या निर्माण करना। यानी उपसर्ग क्या कहोगे फिर आप कहोगे जो समीप आपका क्या कर दे? रचना कर दे या फिर निर्माण नए शब्द की। उपसर्ग आपके शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि आगत उपसर्ग, आगत का मतलब होता है आने वाला। जो उपसर्ग आपने विदेश से लिए हैं वो भी आपके आगत उपसर्ग होते हैं, लेकिन जो हमारे हैं भारत के हैं वो आपके आगत नहीं है, वो आपके हिंदी उपसर्ग होंगे या संस्कृत कह सकते हो आप। तो
आगत में विदेश वाले होते हैं। तो निरपराध, असफल, अपमान, बदकिस्मत। तो ये बद वाले जितने भी आपके उपसर्ग होते हैं ये आपके क्या होते हैं? आगत होते हैं। क्या होते हैं? आगत। अगर आपने इंग्लिश से ले लिया, इंग्लिश के भी होते हैं कुछ। अब आप बताइए उपसर्ग कितने? आप कहोगे संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, बताइए मुझे। संस्कृत में उपसर्ग यानी संस्कृत उपसर्ग की बात करोगे, हिंदी उपसर्ग की बात करोगे, आगत की बात करो, या उर्दू फारसी की बात करूंगा? उर्दू फारसी उपसर्ग बताइए कितने हैं? इंग्लिश के बताइए, अंग्रेजी के कितने होते हैं? अंग्रेजी के बताइए। तो आप कहोगे जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, जो हिंदी के हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, उर्दू फारसी के 19 होते हैं और इंग्लिश के 6 होते हैं। इंग्लिश का कंफर्म नहीं है, 6 है, एक आध आपका भविष्य में बढ़ भी सकता है लेकिन होता नहीं है। अब वर्तमान में 6 है, उर्दू फारसी में 19 है, हिंदी में 13 है और संस्कृत में कितने होंगे? 22 होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी उपसर्ग की संख्या है। तो ये क्वेश्चन तो अभी बता दिया आपको हमने कि हिंदी उपसर्ग कितने हैं। तो आप कहोगे हिंदी उपसर्ग 13 होते हैं, 13 कहीं है ऑप्शन में? 11, 13, 22 होंगे। तो आप कहोगे ये जो आपने 13 लिख रखा है तो यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं। हमने कहा महाप्राणों की संख्या। आप बताओ कि महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताए थे हमने अल्पप्राण यानी प्राण के आधार पर जो बड़ होते हैं महाप्राण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो महाप्राणों की जो संख्या पहले थी, ध्यान से सुनना, पहले 14 थी। पहले कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 15। कितनी है? 15। अगर बात करें प्राचीन महाप्राणों की संख्या, पहले कितनी थी? पहले महाप्राण कितने थे? तो पहले जो महाप्राण थे वो 14 यानी 14 थे। अब बात करें वर्तमान की, या डायरेक्ट पूछेंगे अब बताइए, तो वर्तमान में 15 है। तो बड़ा किसको दिया? ये आपका बढ़ा दिया, उच्छिष्ट व्यंजन है ये आपका महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण। इसी को इसने बढ़ा दिया। अल्पप्राण बताइए कितने होते हैं अल्पप्राण? तो अल्पप्राण कितने थे पहले? आप कहोगे पहले 30 थे, अब कितने हैं अल्पप्राण? अब अल्पप्राण, अब जो अल्पप्राण है वो 31 है। बड़ा किसको दिया? इसको बढ़ा दिया। ये दोनों उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर बताइए, या स्रोत के आधार पर बताइए, या प्रकृति के आधार पर बताइए। देखो शब्द का आपका वर्गीकरण होता है, अलग अलग करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक क्या होता है? तद्भव होता है। आपने तत्सम देख लिया, तद्भव देख लिया। एक देशज होता है, ये जो देश वाला शब्द है, एक विदेशज होता है। ये आपके 4 हैं, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्यान रखना, एक संकर भी आता है इसी में, लेकिन उसकी गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देश और विदेश से मिलकर के बनता है। शंकर शब्द किससे मिलकर बना होता है? शंकर शब्द वो आप कहोगे देश और विदेश यानी देशज होगा, उसमें प्लस में क्या होगा? विदेशज होगा। क्या होगा? विदेशज। कैसे भैया? जैसे मैंने आपसे कहा टिकट घर, क्या कहा? टिकट घर। तो ये जो टिकट है ये बाहर का है यानी आगत शब्द है, और ये घर किसका है? देशज, यानी ये तो विदेशज है। टिकट क्या है? विदेशज शब्द है, और ये क्या है आपका? देशज है। ये क्या होगा? देशज। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप? देखिए अगला देखते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? आप बताइए। कारतूस अरबी, हिंदी, तुर्की, ये फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। किसका होता है? फ्रेंच भाषा का शब्द होता है कारतूस। ठीक है, कारतूस किसका होगा? फ्रेंच का होगा। अंग्रेजी भी किसका है?
अंग्रेजी इंग्लैंड का नहीं है, अंग्रेजी किसका है, ये भी फ्रेंच का है, ये भी किसका है, फ्रेंच का। अब मैंने कहा अरबी के कौन कौन से होते हैं, अरबी भी तो होते हैं भाई, जैसे अरबी, फारसी। तो किस्मत कौन सा है, किस्मत, किस्मत, कब्र, कर्ज, ये सारे के सारे आपके अरबी होते हैं। क्या होते हैं, अरबी। क्या होते हैं, अरबी। आपसे शहद पूछ ले, नहर पूछ ले, ये सारे के सारे अरबी होते हैं। फारसी में होते हैं, हिंदी हमारी हिंदी की। तुर्की में क्या आता है, कैंची आती है, कैंची आती है, चाकू आता है, चाकू। और क्या आता है तुर्की में, कैंची, चाकू, तोप, तमंचा, तमंचा, वेगम। तो वेगम भी आता है तुर्की में, क्या आता है, वेगम। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान में संज्ञा के भेद है, तो वर्तमान में संज्ञा के भेद कितने हैं, 3 है। कितने होते हैं, 3। यह मत कहना 5 होते हैं, 5 उसके 2 भेद होते हैं अलग से संज्ञा के, ठीक है, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन कौन से होते हैं 3, आप बताइए। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों, ठीक है, आप नोट कीजिए। तीनों होते हैं। उपभेद होते हैं, यानी उपभेद भी होते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, यहां पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद बताइए। आप कहोगे व्यक्तिवाचक, फिर कहोगे जातिवाचक, फिर कहोगे भाववाचक। ये 3 होते हैं, लेकिन अन्य भेद भी होते हैं। अन्य भेद में कौन कौन से आएंगे आपके, द्रव्यवाचक आएगा, और क्या आएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक आएगा या फिर क्या आएगा, समुदायवाचक। आप कर रहे होगे इनको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन कर लिए होंगे, 15 क्वेश्चन थे, 8 करा दिए, 7 और करा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और बस 5 मिनट और बने रहेंगे, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये सीरीज थी, इसमें है संबंधवाचक अव्यय। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9, संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय। ऑप्शन में दिया है और, कर, पर, किंतु। और, कर, पर, किंतु। तो मुझे बताइए संबंधवाचक अव्यय क्या होता है। आप कहोगे पर, यानी जहां स्थिति दर्शा दी जाए, क्या दर्शा दी जाए, स्थिति दर्शा दी जाए। पर क्या होता है आपका, संबंधवाचक होता है। ये और क्या चीज है, ये समुच्चय है, यानी इसको आप क्या कह सकते हो बताइए, यानी कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या आपका, समुच्चय बोधक। किंतु भी क्या है, समुच्चय बोधक। ये भी समुच्चय बोधक है। कर क्या चीज है, ये धातु है, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कर्ता कारक चिन्ह है। 15 क्वेश्चन कराए हैं, 10 में हम चल रहे हैं। कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह कौन सा होता है, देखो चिन्ह की वर्तनी कैसे होती है, सही ऐसे होती है चिन्ह की वर्तनी, ठीक है। कर्ता कारक चिन्ह, तो कर्ता कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपके, ऑप्शन में आपको दिया है इसमें मैं, ने, से, का। क्या क्या दिया है, में, से, ने और का। ध्यान से देखेंगे, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जब आपका
कर्ता कारक चिन्ह ने होता है। क्या होता है? ने। का किसका होता है? संबंध का होता है। का किसका है? संबंध का है। से किसका होता है? करण का होता है और अपादान का भी होता है। करण और अपादान। में किसका होता है? अधिकरण का होता है। में किसका है? अधिकरण का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वह गई होगी। वह गई होगी। तो आपको वाक्य का प्रकार बताना है कौन सा है। तो वह गई होगी, ये संदिग्ध होगा। क्या होगा? संदिग्ध। ये संदिग्ध वाक्य है। काल नहीं पूछा हमने, संदिग्ध। अगर काल पूछ रहे तो क्या बताओगे? काल बताओ। काल में आप क्या कहोगे? गई होगी, यानी कि भूत, यानी संदिग्ध भूतकाल। काल की बात करें तो क्या कहोगे? संदिग्ध भूतकाल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये सॉल्यूशन है इसलिए हम थोड़ा तेज करा रहे हैं, आपकी वीडियो देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नाटक में कुल रस है। नाटक में रस कितने होते हैं? या कह दे कुल रस। तो आप कहोगे नाटक में कितने होते हैं? 8। ठीक है, नाटक में 8 होते हैं। और काव्य में पूछे तो क्या बताओगे? काव्य में रस, तो काव्य में जो रस होते हैं आपके 9 होते हैं। काव्य में रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और नाटक में रस कितने होते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं। 13 कह रहा है रस को सर्वप्रथम आत्मा किसने कहा? रस को सर्वप्रथम आत्मा किसने कहा? आत्मा कहा। तो ये किसने कहा? पंडित विश्वनाथ। ये सर्वप्रथम की बात कर रहा है। अगर सर्वप्रथम ना कहता तब आप क्या लगाते? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाते। लेकिन अब क्या करोगे? पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ। अगर ये सर्वप्रथम ना दे, हटा दे इसको, कहे रस को आत्मा किसने कहा, ऐसे दे दे रस को आत्मा कहा है, तब क्या करोगे? तब आप शुक्ल लगाओगे, रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन सर्वप्रथम जोड़ दे तो पंडित विश्वनाथ लगाओगे। नंबर 14 देखेंगे। नंबर 14, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का स्थायी भाव, तो आपको पता है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप कहोगे निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, संचारी भाव पुष्टि करता है। संचारी भाव यानी आपके रस के 4 अंग होते हैं। संचारी भाव पुष्टि करता है। पुष्टि करता है। तो किसकी पुष्टि करता है संचारी भाव? तो स्थायी भाव की पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है? स्थायी भाव। ध्यान रखना, ये समय थोड़ी देर के लिए आता है, बस मन में थोड़ी देर के लिए आता है और स्थायी भाव की पुष्टि करके चला जाता है। तो आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। ये ऑफलाइन एक एग्जाम हुआ था छोटा सा हिंदी पर गुप्ता कोचिंग सेंटर में, तो इसका सॉल्यूशन देना जरूरी था, तो हमने सॉल्यूशन दे दिया है। और बाकी हम क्लास करते रहेंगे जहाँ पर हम चल रहे हैं हिंदी इंग्लिश की लगातार। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।